नमस्कार, मैं जीएस रावत। तो हम आपके लिए आ गए हैं आज एक नया वीडियो लेके ऑन मिशन मार्गदर्शन। तो आज का हमारा विषय है इट इज़ रिलेटेड टू करंट सिनेरियो। मतलब एक नया टॉपिक है विच इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। तो आज का विषय है इंडो चाइना रिलेशन and the practical solution, the pragmatic solution, the ultimate solution. तो we will not go into the history and historical aspects and all those. हम बात करेंगे जो असली मुद्दे पर है, how we can deal with China. तो ये दो पार्ट्स में होगा। आज का पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे द फॉल्ट लाइन ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की वीकनेस क्या है and we will how we can convert it into strength. चाइनास की थ्रेट्स क्या हैं और how we can take it into an opportunity. तो फॉल्ट लाइन के बाद फिर हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं चीन के लिए। आजकल एक आम बात चल रही है और कई सालों से ये बात होती है कि हमें चाइना से निपटने के लिए एक मिलिट्री मैनेवर या रिटेलिएशन करना चाहिए। अच्छी बात है, मिलिट्रीली हमें करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी and according to the circumstances that should be last option. जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है and that is military. कई लोग आम बातें कर रहे हैं आजकल, जैसे कि भारत जो है 1962 का नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर, चीन भी जो है 1962 का नहीं है, उसने भी बहुत तरक्की कर ली है। इंडिया वेंट इनटू एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1992. चाइना वेंट इनटू एलपीजी इन 1982. अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए मोटा मोटा, चीन हमसे एवरेज 20 साल के करीब आगे है हिंदुस्तान से, डिस्पाइट हैविंग लार्ज पॉपुलेशन, डिस्पाइट हैविंग पॉवर्टी, डिस्पाइट हैविंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये मत सोचिए कि चीन का बहुत अच्छा जीडीपी और बहुत अच्छा पर कैपिटा इनकम है, वहाँ भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल एज कंपेयर टू इंडिया चाइना ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा है इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली। चलिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो हम बात करेंगे कि हम चीन से कैसे निपट सकते हैं और कैसे निपटना चाहिए। एंड प्लीज माइंड इट, ये अल्टीमेट आंसर तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच से हम जब जाएंगे तो इसमें अलग अलग प्रतिक्रिया आ सकती हैं। कुछ ठोस कदम भी हमें उठाने पड़ेंगे और कुछ हल्के कदम भी। तो इकोनॉमिकली भी हम डील कर सकते हैं इससे, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल भी हम डील कर सकते हैं, वो हमारे पार्ट 2 में होगा। आज का पार्ट 1 है चाइनाज वीकनेस और चाइनाज थ्रेट्स, उसकी जो कमजोरियां हैं उससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चाइना की कमजोरी नंबर 1 यानी कि उसकी वीकनेस जो सबसे टॉप लेवल पर है अकॉर्डिंग टू मी इज तिब्बत। 7 September 1951, the Chinese army PLA they marched in Lhasa, तिब्बत की राजधानी, and from the very day 7th September 1951 the Tibet lost being called a independent country. उस दिन से तिब्बत चीन का भाग हो गया। तो प्लीज माइंड इट, तिब्बत की सोवरेनिटी, संप्रभुता पर जो आहार किया चीन ने, उसको कोई नहीं भूला है। गॉन आर द डेज व्हेन वी एक्सेप्टेड, ठीक है भाई चीन का पार्ट बन गया है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ए हॉट टॉपिक एंड इट इज द बेली ऑफ चाइना। कई लोग कहेंगे कि फिर चीन कश्मीर मामले में भी ऐसा करेगा। नो नो नो, कश्मीर खाली हिंदुस्तान के पास नहीं है, पीओके और जो अक्साई चीन हम जिसको कहते हैं वो भी उसके पास है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अकेले इस पर बात नहीं कर सकता है। बट तिब्बत हैज कंप्लीटली बीन इन्वर्टेड बाय चाइना इन 1951। गतिविधियां तो पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन वहां पर और कैसे चीन ने जो है तिब्बत पर आक्रमण किया, बाय मैसेक्यूरिंग thousands and thousands of innocent monks, by shooting them, by executing them, by torturing them. उनकी मॉनेस्ट्रीज में आग लगा दी, जला दिया सब कुछ।
चीन ने ये सब कुछ किया 1951 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक हॉट टॉपिक है, इसको ठंडे बस्ते में नहीं रखेंगे। चीन अगर ये सोचता है कि हिंदुस्तान कमजोर है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, मिलिट्री ऑप्शन है, वी विल टॉक अबाउट इट। बट ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हम वी कैन टीच ए लेसन टू चाइना। दलाई लामा साहब वहां से ही जस्ट एंटर्ड इनटू इंडिया। तिब्बत ने अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया से बहुत गुहार लगाई कि प्लीज सेव अस फ्रॉम दिस टॉर्चर एंड असैसिनेशन एंड एक्सिक्यूशन फ्रॉम चाइना, लेकिन कोई निजात नहीं मिली। तो प्लीज माइंड इट, तिब्बत चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था और है क्योंकि इट इज बेसिकली द वाटर टावर ऑफ एशिया। 20 मेजर नदियां वहां से उत्पन्न होती हैं, 100 ट्रिब्यूटरीज है वहां पर। माइंड इट, द ब्रह्मपुत्र विच इज कॉल्ड सांगपो इन चाइना और तिब्बतियन लैंग्वेज, इट अराइजेज फ्रॉम तिब्बत। हमारा मानसरोवर तिब्बत में है, चाइना में नहीं है। तिब्बत वॉज बेसिकली द बाउंड्री, इट वॉज ए बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वो तो उसने कब्जे में कर लिया है। मार्क माई वर्ड्स, अगला चैप्टर चीन का नेपाल भी है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वी विल डील विद इंडो नेपाल रिलेशंस लेटर ऑन। तो अभी हम इसको जो है, इस मुद्दे को गर्म कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में लगभग मोर देन 80,000 टिबेटियंस आर देयर एज रिफ्यूजीज एंड दे आर स्टिल डिमांडिंग कि अगर देश और विदेशों में अगर कोई उनकी मदद करता है तो वो चाहेंगे कि वो दोबारा अपने तिब्बत में जाएं। दलाई लामा itself want that somebody should help. He is a man of peace. ये चीन की कमजोरी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। So we should again hotten this issue. इसको गर्म करना है हमें। तो this is very very important. That's number one weakness of China. That is number one threat of China. जो वो चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि वो सोच रहा है कि इंडिया ने उसकी बात मान ली है। नहीं नहीं, उस वक्त हमें मानना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, लेकिन आज नहीं। जो लोग कहते हैं कि आज हिंदुस्तान 62 का नहीं है, ठीक, दैट्स नंबर वन। सेकंड वीकनेस और सेकंड थ्रेट ऑफ चाइना इज ताइवान। काफ़ी चर्चा में है। आई विल कोट ए बुक, 6 wars China is sure to fight, written by a major general, one of the major general of the Chinese army. उन्होंने ये 6 wars की बात करी है। I will not talk about all the 6 wars. I'll talk only about the 3 wars. उसमें से एक है ताइवान। 1956 से 1959 के बीच चाइना ने ताइवान पर इन्वेड करने की कोशिश करी बट नाकामयाब हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशन। तो वो भारी पड़ गया चाइना पे। चाइना ने विड्रॉ कर दिया अपनी आर्मी को, अपनी आर्म फोर्सेस को। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी विच चाइना लॉस्ट टू अक्वायर, टू रीयूनाइट ताइवान। चाइना के ऑब्जेक्टिव्स में है, प्लीज माइंड इट, कि इसने ताइवान को भी अपनी टेरिटरी में मिलाना है। दैट्स व्हाट वी कॉल द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द चाइना। इस किताब में एक चीज़ जो लिखी हुई है, दैट सर्टेनली आई टेल यू, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है। चाइना हैज़ गिवन ताइवान 5 years फ्रॉम 2020 to 2025 और क्लियरली बोला है आइदर बी द पार्ट ऑफ चाइना और गेट रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। उसका छोटा सा नमूना जो है चीन ने अभी 2020 में थोड़ा बहुत दिखाया, जहां उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया बाय सम नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज। बट चाइना हैज़ वेरी ताइवान हैज़ वेरी कैटेगोरिकली सेड नो वे आउट, वी विल नेवर बी द पार्ट ऑफ चाइना। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है कि हम ताइवान का साथ दें। कई लोगों का कहना ये होगा कि हिंदुस्तान को इतने सारे पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए था, अब पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया हैज टू पोक इट्स नोज इन ऑल दीज वीकनेसेस ऑफ द चाइना। क्योंकि नहीं तो फिर जो बॉर्डर में हो रहा है ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन कब तक?
बार बार हम कहते हैं 62 नहीं है, इंडिया 62 नहीं है, तो फिर क्या है? लेट्स शो दैट वी आर 2020 एंड बियॉन्ड. एंड प्लीज माइंड इट, at present we have got a very pragmatic governance in the government. They can do it. ठीक है. तो एक जो दूसरा हमारे पास जो वीकनेस है, जो पॉइंट है, दैट इज ताइवान. वी शुड सपोर्ट ताइवान बिकॉज यूनाइटेड स्टेट इज सपोर्टिंग ताइवान, जापान इज सपोर्टिंग ताइवान, साउथ कोरिया इज सपोर्टिंग ताइवान, फिलीपींस इज सपोर्टिंग ताइवान. तो ये सारा एक एक्सिस बन जाएगा यार. यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस, फिर क्या चाहिए? वी आर नॉट, हम अकेले नहीं हैं. लेकिन फिर भी एक डर है. जब जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई है, किसी ने साथ नहीं दिया है. अमेरिका ने तो बिल्कुल ही साथ नहीं दिया था. हाँ, रशिया ने साथ दिया था. 47, 48, 62, 65, 71, कारगिल वॉर. सो लेट्स नॉट ट्रस्ट एनीवन. लेकिन फिर भी आजकल के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स इज विद इंडिया. बट हालात कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू फाइट आवर ओन वॉर. चाइना बहुत परेशान है ताइवान से. तो जहाँ पर उसकी परेशानी है वो हमारे लिए खुशी का लम्हा और इजहा हो सकता है. राइट. सो द थर्ड वीकनेस एंड द थ्रेट ऑफ चाइना इज हांगकांग. हांगकांग का जितना भी विकास हुआ है, दैट वाज अंडर ब्रिटिश टाइम एंड देन दे हैंडेड ओवर द हांगकांग टू चाइना. तो चाइना अब तक तो ठीक चल रहा था हांगकांग के साथ, बट रिसेंटली आपने देखा होगा कि देयर वाज ए अनरेस्ट एंड देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइना. एंड पर्टिकुलरली जब चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास किया कि हांगकांग की जो सारी की सारी चीज़ें हैं अब कंप्लीटली चीन में तब्दील हो जाएंगी. उसके जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल द फंडामेंटल राइट्स पे काफ़ी कटेलमेंट किया जाएगा और कोई भी जो है एंटी चाइनीज़ एलिमेंट्स होगा उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा. मीन्स डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी का थोड़ा बहुत जो है खनन या खंडन. राइट. सो उससे जो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई बिकॉज चाइना हैज़ डेल्ट इट वेरी स्ट्रिक्टली और कंट्रोल में तो कर दिया बिकॉज चाइना नेवर वांटेड द सेकंड तिएननमेन स्क्वायर जो 1989 में हुआ था, वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर क्रस्ड अंडर द टैंक एंड फायर्ड अपॉन. और काफ़ी हज़ारों की तादाद में जो छात्र संघ नेता थे या स्टूडेंट्स थे या स्टूडेंट्स लीडरशिप थी, वो सब भाग गए उस वक्त. तो दैट्स ए ग्रेट इवेंट और काफ़ी वायलेंट इवेंट थी 1989 की. तो ये चीज़ चाइना नहीं चाहता है कि वो हांगकांग में दोबारा हो. लेकिन आई टेल यू, कुछ लोग नाराज़ हैं चीन से. दे डोंट वांट कि मेन लैंड से जो है खूब सारे चाइनीज़ आके हांगकांग में रह रहे हैं. बिकॉज चाइना की सबसे अच्छी पॉलिसी ये थी कि उन्होंने मेन लैंड से जो है सारे के सारे हांगकांग में अपने जो ओरिजिनल हैन कम्युनिटी के लोग थे उनको बसा दिया. सो ताकि वो डेमोग्राफिक अपहेवल थोड़ा सा रहे. लेकिन ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है जहाँ पर इंडिया कैन प्ले ए वाइटल रोल. और इसको जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि तिब्बत इशू को, ताइवान को, हांगकांग को, ये सब हम ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन या यूनाइटेड नेशन में ले आ सकते हैं क्योंकि ये कमज़ोर नब्ज है चीन की एंड वी कैन डू इट. सो द थर्ड इज बेसिकली द हांगकांग. फोर्थ इशू, फोर्थ फॉल्ट लाइन, फोर्थ थ्रेट and fourth weakness of China, one of the most vital जो आजकल चर्चित है कई सालों से, साउथ चाइना सी. बहुत अच्छा मौका है इंडिया को because the access has directly has been developed. यूएसए परेशान है साउथ चाइना सी में उसको लेकर जो है चाइना के खिलाफ. जापान जो है परेशान है, एनिमी है वो चाइना का. वियतनाम जिसके साथ चाइना जो एक वॉर लड़ चुका है वो परेशान है. फिलीपींस वो परेशान है. ये सारे के सारे जो है परेशान हैं चीन से. चाइना की बाउंड्री भी कई देशों से लगती है, वो भी अनसॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व है. थोड़ा सा रूस के साथ आजकल रिश्ते ठीक है उनके, और जो नॉर्थ वेस्ट में जो इलाके हैं कजाकिस्तान का वहाँ भी ओके बॉर्डर लाइन. बाकी तो सभी जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है
चीन को भी बॉर्डर डिस्प्यूट खाली इंडिया के साथ नहीं है, और देशों के साथ भी उनके डिस्प्यूट्स हैं। तो साउथ चाइना सी इज़ वेरी हॉट प्लेस वेयर अगेन इंडिया कैन प्ले ए वाइटल रोल, क्योंकि हमारे वहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पर हमें ONGC इज़ वर्किंग देयर। तो उसके संदर्भ में अगर देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर इंडिया, फॉर US, फॉर साउथ ईस्ट एशिया। एंड चाइना उस पर दबदबा चाहता है अपना, क्योंकि उसको वहाँ से बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो एक नेविगेशन रूट भी है, प्राइवेट, पर्सनल और मिलिट्री नेविगेशनल रूट भी है वो, मर्चेंट शिपिंग का भी। सो ये एक बहुत अच्छा इलाका है जहाँ पर हमारी USA के साथ, वियतनाम के साथ, जापान के साथ, इंक्लूडिंग आई वुड से ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छी एक कंपैटिबिलिटी हो सकती है। एंड वी ऑल कैन रेसिस्ट चाइना टू बी डोमिनेटिंग फैक्टर इन साउथ चाइना सी, क्योंकि चीन साउथ चाइना से भी बहुत परेशान हो रखा है। ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए। और 5वां, नॉर्थ वेस्ट जिंगजियांग एरिया है चाइना का। युगर मुस्लिम माइनॉरिटी एक ट्राइबल इलाका है। दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर चाइना। वैसे तो पाकिस्तान बहुत बात करता है इस्लाम की, कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। वाई डोंट पाकिस्तान प्रोटेक्ट देम? वहाँ पर चीन ने कहर ढा रखा है, वो पर्दा सिस्टम को नहीं मानता है, उनके रिलीजियस प्लेसेस को अटैक करता है, उनकी माइनॉरिटीज़ को जितने भी हैं उनको इस्लाम धर्म से बुद्ध धर्म में और हैन की जो क्लैन कम्युनिटी है उसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैसेक्योर कर रखा है। क्योंकि चीन का कहना है कि ये जो कम्युनिटी है ये टेररिज्म फैला रहे हैं चाइना में, और चाइना ने ये बात पाकिस्तान से भी बोली थी कि थोड़ा सा भाई इन पर कंट्रोल करो। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर इंडिया टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट जो जिंगजियांग एरिया है और ये जो युगर कम्युनिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी ट्राइबल्स, इनके तार जुड़े हुए हैं गिलगिट से और बल्तिस्तान से। तो यहाँ पर भी आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, हिंदुस्तान पंगा कर सकती है, क्योंकि चीन बहुत पंगा कर रहा है। सबसे बड़ा पंगा तो ये है कि वो पाकिस्तान को उकसा रहा है। आजकल कई लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री रिटेलिएशन हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तो झाड़ियों में तैयार बैठा हुआ है, सो प्लीज माइंड इट। हो सकता है कि इंडिया को दोनों तरफ से लड़ाई करनी पड़े। इन केस वी विल बी डिस्कसिंग दैट, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट हम पीछे नहीं हटेंगे। वी हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस ऑन आवर डिफेंस फोर्सेस। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बट आँच नहीं आने देंगे अपनी संप्रभुता को, अपनी सोवरेनिटी को। सो ये जो प्रांत है इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन प्ले द जिंगजियांग कार्ड और युगर कार्ड अगेंस्ट चाइना, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो है विचलित हो रखे हैं। वो चाहते हैं अलग इलाका। 6th थ्रेट जो चीन समझ नहीं रहा है, बट वी कैन फील इट। आपने एक चीज देखी होगी नक्शे में, अक्साई चिन। वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ लद्दाख, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अक्साई चीन क्यों बोल रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वैसे ही हम बोलेंगे चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख। लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है जो चीन के कब्जे में है। कुछ उन्होंने घुसपैठ से लिया है, कुछ पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट दी है। ये भी हमारा पार्ट है, हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। नाउ वी शुड नॉट कॉल अक्साई चिन, वी शुड कॉल चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख। ये भी रीजन है जहाँ पर हमें चाहिए। एंड इट इज़ नॉट सिंपली ए स्नो फील्ड, it has also got grasslands, no doubt. It's a high altitude, so we need that area also from the China. और कोई कहेगा कि इतना आसान नहीं ये सब कुछ लेना। नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो 370 आर्टिकल हटाना भी मुश्किल था। आसान और डिफ़िकल्ट, दिस इज़ नॉट, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे अब हम। इंडिया शैल नॉट यूज़ ऑल दीज घिसी पिटी वोकैबुलरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें अपना इलाका चाहिए और हम इसे लेके रहेंगे, बाय हुक
और बाई क्रुक। नाउ इज द टाइम वी शुड यूज ऑल द मीन्स, हमें सारे के सारे मीन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आज मैंने आपसे बात करी कि ये जो 6 कमज़ोर इलाके हैं और यहाँ पर हमें जो है बहुत बारीकी से काम करना है, स्ट्रांगली वी हैव टू सी, और हमें इस पर अमल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक चैनल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिटेलिएशन करना पड़ेगा। हम शुरुआत कर चुके हैं इसकी। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन ओवरकम चाइना इकोनॉमिकली, हम क्या क्या कर सकते हैं और कर रहे हैं, एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एंड दीज आर सम ऑफ द फॉल्ट्स विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे। तो इन पे अमल करने का है। फॉरगेट 1962, फॉरगेट 1949 व्हेन चाइना बिकेम कम्युनिस्ट। माओ जी को भूल जाइए, अभी तो जी जिनपिंग साहब है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू इनवाइट सजेशंस, कमेंट्स, और हम कुछ बुक्स की आपको लिस्ट देना चाहते हैं। अगर जो थोड़ा बहुत चाइना के बारे में पढ़ना चाहते हैं, 2 किताबें तो बहुत ही फेमस हैं विच शुड बी रेड बाय एवरी इंडियन, दैट इज द हिमालयन ब्लेंडर बाय ब्रिगेडियर दलवी। एक तो बहुत अच्छी किताब है नटराज पब्लिशर की, और एक और किताब है इंडियाज चाइना वॉर बाय एन मैक्सवेल। These two are very good book. Himalayan Blender is Indo-centric. India China War by Maxwell is वो चाइना के व्यू को भी दर्शाता है कि what went wrong in 1962। बाकी बहुत सारी किताबें हैं इस पे, और उसके मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। और इसमें से कुछ ऐसी किताबें भी हैं which should be read by every army personnel including Air Force and Navy, paramilitary and every bureaucrat of India। और ख़ासकर मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं उनको, लेकिन ये किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उनकी मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे द इकोनॉमिक रिटेलिएशन, इकोनॉमिक वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक चैनल्स विच कैन बी यूज्ड टू हैंडल एंड टैकल चाइना। ठीक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।